अपने दिमाग को एक महान जासूस की तरह चलाना कैसे सीख सकते हैं और अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली को कैसे सुलझा सकते हैं, यह जो चीज़ें हैं यह उद्देश्य पाठक को तुरंत किताब के मुख्य विचार से जोड़ सकता है। अपने दिमाग को एक महान जासूस की तरह कैसे चलाएं, यह हिस्सा पाठक में जिज्ञासा जगाता है और हर कोई शेरलॉक होम्स जैसा बनना चाहता है जो अपनी तेज़ बुद्धि से मुश्किल केस को उलझा सकता है या और सुलझा भी सकता है। ये लाइन बताती है कि ये किताब आपको वही तरीका सिखाएगी और अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों को कैसे सुलझाएंगे। ये हिस्सा किताब की प्रासंगिकता यानी कि रिलेटिबिलिटी आपसे जोड़ेगी और सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं बल्कि ये आपके जीवन की कई समस्याओं को सुलझाने के लिए एक व्यवहारिक गाइड भी है। आपकी समस्याएं, चाहे वो आपका करियर हो, रिश्तों हो या कोई भी व्यक्तिगत चुनौती हो, इस किताब में बताई गई टेक्निक से हल की जा सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टरमाइंड किताब के बारे में, जिसे लिखा है आपके बहुत अच्छे राइटर जिनका नाम है, सोचिए क्या राइटर का नाम हो सकता है। इनके जो राइटर का नाम है वो है मारिया कोनिकोवा। तो हम बात करेंगे कि आखिर क्या है इस किताब के अंदर। तो इस किताब के सभी विवरण को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। दिमाग के दो तरीके होते हैं, वॉटसन और होम्स, ऐसा बताया जाता है। यह हिस्सा बताता है कि हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। वॉटसन माइंड वह है जो हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये वॉटसन माइंड है क्या? ये लापरवाह है, सहज है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है। ये अक्सर बिना सोचे समझे काम करता है और छोटी मोटी गलतियां करता है। इसका उल्टा जो हमारा होम्स माइंड है, बहुत धीमी गति से जानबूझकर गहराई से सोचता है और ये हर जानकारी का एनालिसिस करता है, सबूतों की तलाश करता है और कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरीके से सुनिश्चित होता है कि किताब का मुख्य लक्ष्य वॉटसन माइंड से होम माइंड्स में ट्रांसफ़र होना है। अब ये क्यों होना है? क्योंकि अगर आपको अपने पुराने माइंड यानी कि अगर बात करें वॉटसन माइंड में ही रहना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आप अभी उसी क्षण में, इवन उसी घड़ी के अंदर ही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा होम्स माइंडसेट वाला बनना है, किसी भी विचार को बहुत गहनता से देखना है, किसी भी डिसीजन यानी किसी भी निर्णय को उसको बहुत गहनता से जाकर सोच समझकर उसके प्रभावों को समझ कर लेना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको होम्स माइंड की ओर तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा जो भाग है वो है दिमागी अटारी, द ब्रेन ऑफ अटैक। होम्स अपने दिमाग को एक अटारी की तरह मानते थे। जैसे आप अपनी अटारी में केवल वही सामान रखते हैं जो काम का हो, वैसे ही होम्स मानते हैं कि दिमाग में केवल उपयोगी यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी उपयोगी जानकारी ही रखनी चाहिए। यह हिस्सा सिखाता है कि हम अपने दिमाग से अनावश्यक यानी यूजलेस और बेकार की जानकारी जैसे गपशप, सोशल मीडिया की फालतू खबरें हटा सकते हैं। और हटाएं तो कैसे हटाएं? ये हमारी स्मृति यानी याददाश्त को बेहतर बनाने और केवल उस ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी आपको ग्रोथ यानी कि होम्स माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्या रखना चाहता है और क्या नहीं रखना चाहता। लेकिन क्या इस दिमाग की अटारी में यानी होम्स अपने इस दिमाग की अटारी में वाकई में वो सब ला सकता है जो इसने ये बात कही? तो इसका उत्तर है हाँ, ला तो सकता है, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। ये चीज़ें इतनी आसान क्यों नहीं होती है? उसका कारण ये है कि आपका होम्स माइंडसेट के ऊपर आपका जो पहले से ही जो वॉटसन माइंडसेट है वो पहले ही उसके पीछे प्रभावी रहता है और शायद उससे ज़्यादा बलशाली भी रहता है, तभी वो आपके होम्स माइंडसेट को थोड़ा सा डल कर देता है। लेकिन अगर इसको मजबूत कर लिया तो समझो कि आपने जंग जीत ली। तीसरा जो भाग है वो है ध्यान और जागरूकता, अटेंशन एंड अवेयरनेस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। शर्लॉक होम्स हमेशा एक बात कहते हैं कि आप देखते हैं लेकिन आप अवलोकन नहीं करते। कहने का मतलब है आप कुछ भी देख रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि आप देख क्या रहे हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता, जबकि अवलोकन दिमाग से भी होता है। यानी कोई भी चीज़ हम सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ देखने भर के लिए नहीं देखना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। ये सिखाती है कि हम अपने आसपास के माहौल, लोगों के व्यवहार और छोटी छोटी बातों पर कैसे ध्यान देना चाहिए। यह आदत हमें उन सुरागों को खोजने में मदद करती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए अगर ध्यान और जागरूकता को बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक काम करना है और वो है वर्तमान में जीना, जो ज़्यादातर लोग जीते ही नहीं हैं। तो आपको अपने वर्तमान में जीने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। अगला जो भाग है वो है अवलोकन से निष्कर्ष, यानी ऑब्जर्वेशन से डिडक्शन की तरफ कैसे आएंगे।
तो शर्लॉक होम्स की जो असली ताकत है वो है ये हिस्सा बताता है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसका सही उपयोग भी करना आना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कैसे इकट्ठा की गई हर छोटी जानकारी को एक दूसरे से जोड़कर एक तार्किक निष्कर्ष यानी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है। ये एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है जहां हर टुकड़ा अगले कदम का रास्ता दिखाता है। यह हिस्सा तुक्के लगाने की जगह तर्क और सबूतों के आधार पर सोचना और सोचने पर जोर देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ की जो है ऑब्जर्वेशन से डिडक्शन तक पहुंचने पर ज़्यादा जोर देनी चाहिए। अगला जो भाग है वो है अपनी भावनाओं पर काबू, मास्टरिंग योर इमोशंस। ये सबसे ज़्यादा आज के दौर में दिक्कत फेस करने को मिल रही है, वो भी ज़्यादातर यूथ में। भावनाएं अक्सर हमारे दिमाग को सही से सोचने से रोकती हैं। जब हम गुस्सा, डर या खुश होते हैं तो हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। यह हिस्सा दिखाता है कि हम होम्स की तरह अपनी भावनाओं को एक तरफ शांत रखकर तार्किक तरीके से सोचना कितना ज़रूरी है। जब हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम किसी भी स्थिति का विश्लेषण बिना किसी पूर्वाग्रह यानी बायस के कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी डिसीजन को ना तो ज़्यादा गुस्से में और ना ही ज़्यादा खुशी में लेना चाहिए। जब आपका मेंटल स्टेट एकदम नॉर्मलाइज रहे, एकदम एज यूजुअल रहे, तब जाके किसी भी फैसले का निर्णय लें, क्योंकि फैसला छोटा हो चाहे बड़ा, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन हमेशा नेगेटिव ही प्रभाव देते हैं। अगला जो भाग है वो है कल्पना का इस्तेमाल। इमेजिनेशन का इस्तेमाल कैसे करें? ये कल्पना को क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है, ना कि सिर्फ दिन में सपने देखने के बारे में। होम्स कल्पना का इस्तेमाल ये सोचने के लिए करते थे कि अगर वे अपराधी होते तो वो क्या करते। यह हमें सिखाता है कि अलग अलग संभावित परिणामों की कल्पना करके कैसे हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह हमें समस्या के समाधान के लिए नए और अनोखे तरीके को खोजने में भी मदद करता है। यह हमें एक से ज़्यादा नज़रिए से सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अभ्यास और सुधार यानी प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। अंत में यह हिस्सा और इस बात पर जोर देता है कि शर्लॉक होम्स की तरह सोचना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है भाई, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। किताब बताती है कि हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से मिलते समय उसके कपड़े या हाव भाव पर ध्यान देना या किसी बातचीत में छिपी हुई बातों को समझना। लगातार अभ्यास से कौशल समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। अंततः उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स खुला है।